नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जो शख्स आज मेरे साथ मौजूद है, उसके इंटरव्यू करने से पहले उनके लिए 2 लाइन लिखूंगा और फिर 2 लाइनें उनसे सुनवाऊंगा, जिसका आप सभी को इंतजार रहता है। अखिल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सौरभ भाई, थैंक यू। इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ लिखा है। गाते रहेगा क्योंकि आपकी सुरीली आवाज से लफ्जों का ये बहता दरिया अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सौरभ भाई। तो मैं भी आप ही के लिए 2 लाइन फिर गा ही देता हूँ स्टार्टिंग में इसकी। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगा बस वहीं उम्र भर, गाता रहूंगा मैं उम्र भर। अच्छा भाई, उस गाने की बात करते हैं जिसका नया वर्जन आप 18 साल बाद लेके आ रहे हैं। एक आइकॉनिक गाना को नए नगीने में परोसना बहुत मुश्किल होता है जी। लेकिन मुझे लगता है कि जो टैग लाइन थी वो सेम है और हर चीज को आपने नए बदलाव के साथ लाए हैं। जी। कितना मुश्किल था ये गाना एक नई तरीके से पिरोना माला में? सौरभ भाई, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये गाने को जब मैंने बनाया था, 3 साल हो गए इसको गाने को बनाए हुए मुझे। मैं तेरे बिन नहीं बना रहा था। नोबडी आस्क्ड मी टू मेक तेरे बिन। मैंने आज तक कभी किसी ऐसे, खुद म्यूजिशियन हूँ मैं, म्यूजिक गाने की और इतने लेजेंडरी गानों की वो वैल्यू समझता हूँ, तो मैंने सोचा नहीं था मैं तेरे बिन बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए आप जब गाना सुना, आपने गाना सुन ही लिया होगा, गाने का जब वो स्टार्ट होता है, मैंने कोई कॉम्पोजिशन सेम, मैंने कोई मेलोडी सेम यूज नहीं करी, कोई लिरिक्स सेम यूज नहीं करा, सिर्फ तेरे बिन जो हुक लाइन थी वो करी। सो मैं नया गाना बना रहा था और जब मैंने उसकी स्टार्टिंग स्थाई लिख ली और कंपोज कर ली, उसके बाद जब मैं हुक लाइन तक पहुंचा तो वो नेचुरली मेरे मुंह से तेरे बिन निकला था। और मुझे लगा कि तेरे बिन, अगर या तो मैं उसका वो हुक लाइन हटा देता, कुछ नई चीज कंपोज करता लिखता, तो वो नया गाना हो जाता बिल्कुल ही, कुछ भी। अब वो हुक लाइन तेरे बिन मैंने डाली, पर वो इतना ऑर्गेनिकली उसमें सही लग रहा था, इमोशंस को वो इतना सही कैप्चर कर रहा था। 6 महीने मैंने अपने आप को कन्विंस करने में लगाया कि मुझे कुछ ऐसा करना है या नहीं करना है, कि मैं इस गाने को कुछ नया बनाऊं या तेरे बिन नाम दूं। और तेरे बिन, क्योंकि देखो फिर वो मिथुन सर की कॉम्पोजिशन थी, आतिफ असलम ने उसको गाया और सईद कादरी सर ने उसको लिखा है। यहाँ पर मैंने ही गाया, मैंने ही कंपोज किया और मैंने ही लिख दिया उसको। तो मुझे था कि मेरे को बहुत बड़े शूज़ में अपने पैर उसमें डालने पड़ रहे हैं, और एक इंसान के नहीं, 3 इंसान के, और वो मेरे फेवरेट्स हैं। तो डर था, घबराहट थी थोड़ी सी, क्योंकि मैं ये करता नहीं हूँ, हो गया, बट आई थिंक मैं इतना कॉन्फिडेंट था और मुझे लगा कि मैं इसको जस्टिस दे पाऊँगा, मैं कर पाऊँगा। मैंने उसका स्क्रैच रिकॉर्ड किया। आई वेंट टू टिप्स, क्योंकि टिप्स के पास उसके राइट्स थे। कुमार सर के पास बैठा, उनके बेटे थे, पूरी टीम थी टिप्स की। तो वी वर सिटिंग, मैंने उनको गाना सुनाया। उन्होंने मुझे बोला 18 साल में, आई थिंक तब तो आई थिंक 2 साल पुराने हो गए, तो 16-17 साल में उन्होंने बोला कि 16-17 हज़ार वर्जन आ चुके होंगे इस गाने के, कम से कम उनके पास। पर उनको कभी फील नहीं हुआ कि इस गाने को टच करना चाहिए। बट आई डोंट नो उनको क्या, एक वो फ्रेशनेस या एक वो वाइब आई मेरी आवाज़ में और मेरे जिस तरह का स्ट्रक्चर था, या तो उन्होंने वो हाँ करी। उन्होंने 6-8 महीने लगाए कन्विंस होने में कि हम करें या ना करें। तो 3 साल से बना हुआ है तेरे बिन, 2.5-3 साल से मैंने बना रखा है गाने को। अंतरा मैंने उसका बाद में लिखा था, बट अब मुझे कोई घबराहट नहीं। मुझे लगा मैंने अपना बेस्ट दिया, और मुझे लगता है कि आतिफ असलम ने जहाँ से उस गाने की रूह को छोड़ दिया था ना, मैंने गाने को वहीं से उठाया है। मैंने वो रूह उसकी सेम रखी है, उसको नए एक अंदाज में, उसमें अखिल सचदेवा का टच दिया है, अपनी गायकी का टच दिया है, और कोशिश की है, और मुझे लगता है कि सबको पसंद आ भी रहा ऑलरेडी। तो आपका ये वाला पल आपके लिए यादगार पल बन गया। बिल्कुल कह सकते हो, बस एक पल मेरा यादगार पल बन गया। भाई, अगर 2 अल्फाज इस गाने के हो जाए। एक दिन तू जो मिलेगी तो कह पाऊंगा, तुझको भुला के ना रह पाऊंगा। मैं तो जीने लगा तुझको अपनी सांसों में, तू जो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आंखें तुझको ही ढूंढे, बरसे बन के ये बूंदे, मैं भी इनमें कहीं तो बह जाऊंगा। तन्हा यादों में तेरी चुभती रातें ये मेरी देती, दर्द मुझे मैं ना सह पाऊंगा। तेरे
कैसे जिया तेरे बिन। वाह भाई, मुझे लगता है कि लाइन आ रही है क्योंकि अब जिस बहता दरिया की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अखिल भी वही बहता दरिया है जो अपना किनारा ढूंढ ही लेता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश यही रहती है मैं अपनी मंजिल खुद अपनी राह पे चलाऊं। मैं लोगों की तरह एक जर्नी जो एक रहती है एक म्यूजिशियन की, एक सिंगर की, मैं थोड़ी उससे अलग चलाऊं और शायद मैं मुकाम भी एक अलग पाना चाहता हूं। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है बट सच्चा है, दिल से बनाता हूं, जो है शिद्दत से करता हूं। और आई थिंक वही है जो मेरा कनेक्ट ऑडियंस को वो फील होता है। और इसलिए मेरे जितने भी आज तक जितने भी गाने मेरे आए सब वो अमर गाने हैं। वो मेरे को लगता है आज मेरे जाने के बाद भी वो गाने याद करे जाएंगे, चाहे वो हमसफर हो, चाहे वो तेरा बन जाऊंगा हो, या चन्ना वे हो, या कोई भी गाना हो। तो कोशिश वही है कि सच्चा रहूं अपने आप से और ऑडियंस से और म्यूजिक से खासकर। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तानी सिंगर्स को हमने बहुत गाते हुए देखा, हमारी फिल्मों के लिए भी गाया, लेकिन अभी कुछ वक्त से हम उनको सुन नहीं पा रहे हैं। उनका जो दौरा है वो अभी रद्द हो गए सारे। कहीं ना कहीं मिस करते हैं क्योंकि म्यूजिक मुझे लगता है एक ऐसी भाषा है जो जोड़ती है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल जोड़ती है। और आप मिस करते हैं म्यूजिशियन? 100%। मुझे लगता है कि आर्ट को अलग रखना चाहिए। बट मैं एक और चीज़ बोलूँगा, आई विल टेक स्टैंड विद जो भी हमारी गवर्नमेंट, हमारा देश, वो सबसे पहले है। वो भी कुछ सोच समझ के ही करते होंगे। और अगर ये डिसीजन लिया, आई थिंक वी ऑल इंडियंस शुड बी विद आवर गवर्नमेंट, विद द प्राइम मिनिस्टर, विद देयर डिसीजन व्हाट दे फील। बट अगर आप पर्सनली आर्टिस्ट से पूछें तो मुझे लगता है कि ये आर्ट तो ऐसी है कि अगर मैं कितनी बार होता है शोज़ में, जिन लोगों को हिंदी छोड़िए इंग्लिश भी नहीं आती, वो लोग भी मेरे म्यूज़िक से इतना कनेक्ट करते हैं। उस कंट्री से मुझे कुछ लोग मैसेजेस करते हैं। तो अगर मैं उन तक पहुंच सकता हूं तो ये तो अपनी ही भाषा बोलने वाले लोग हैं। और हर कोई वही बात है कि हम सबको कैटेगराइज कर देते हैं कि हम एक चीज़ में हम सबको बांध देते हैं। पर आर्टिस्ट जोड़ने का ही काम करता है, कभी भी तोड़ने का काम कभी भी नहीं करता। मैं आतिफ को बहुत एडमायर करता हूँ, राहत जी को, जितने मैं इनफैक्ट रेशमा जी को बहुत सुना है मैंने। मैं रेशमा जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे एक्चुअली लगा था कि शायद मैं गलत जनरेशन में पैदा हो गया। मुझे लगता है कि आई एम एन ओल्ड सोल, मुझे पहले पैदा होना चाहिए था। और मैं जगजीत सिंह साहब और रेशमा जी के साथ मुझे लगता है कि मैं गाता, मेरा वो अंदाज़ है, मेरी वो पसंद मैं उस म्यूज़िक, उस तरह के संगीत को पसंद करता हूँ। तो वो मेरी, आई थिंक मुझे लगता है कि मैं बड़ा ही मैं रेशमा जी का, आई थिंक मैंने वो गाने सुने होंगे जो लोगों ने नहीं सुने होंगे। तो रहा है मेरा रुझाव उनकी तरफ। तो इनफैक्ट मैंने एक गाना भी कंपोज किया था और मैं चाहता था कि वो रेशमा जी ही गाएं उस गाने को। बट ठीक है, जो ईश्वर को मंजूर है। अच्छा अखिल भाई, बहुत सारे कोलैबोरेशन हम देख रहे हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट हमारे धरती पे आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं किस तरह के सराखों पे लोग रख रहे हैं। कोई इंटरनेशनल आर्टिस्ट आप चाहते हैं कि आप कोलैब करें और कॉन्सर्ट हमारे देश में होना चाहिए और आप कोलैब करना चाहते हैं? मैंने ऑनेस्टली अभी तक ऐसे सोचा नहीं है, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल तो मैंने अभी नहीं करा है। बट आई नो आने वाले वक्त में मैं ज़रूर करना चाहूँगा। मैं हिंदुस्तान में भी बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट जिनके साथ मैं कोलैबोरेट करना चाहूँगा पहले। और अगर आप इंटरनेशनल की बात करेंगे, आई थिंक एनरिके इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, क्योंकि जिस तरह की जो म्यूज़िक स्टाइल मेरा भी है, जो उनका स्टाइल है, आई थिंक अगर मैं उनके साथ कुछ अगर मेरी कोलैबोरेशन हो, आई थिंक वो एक अलग ही मैजिकल कुछ होगा। वो रूहदारी गायक हैं, वो जिस तरह की उनकी, क्योंकि मैंने उनको भी बहुत सुना है। आई थिंक कहीं ना कहीं मैं उनसे भी इंस्पायर हुआ ही होऊंगा, क्योंकि जिन आर्टिस्ट को आप बहुत ज़्यादा सुनते हो, आप उनकी कुछ ना कुछ चीज़ें रख लेते हो आप जहन में। तो चाहे उनकी भाषा अलग हो, बट उनका जो स्टाइल है, उनका जो ऑरा है। और रिकी मार्टिन को मैंने बहुत सुना है। तो वो बोला दौर रहा है। तो मुझे इनफैक्ट कई शोज़ में या कई जो एक फील होती है, एक आर्टिस्ट का एक ऑरा होता है, आर्टिस्ट का एक तरीका होता है जिससे वो बांध के समा को या लोगों को बांध के रखता है वो अपने साथ। तो बहुत लोगों ने मुझे बोला भी था कि मेरा दैट आई रिमाइंड देम टू ऑफ एनरिके। तो मेरे को एक वो स्टार्टिंग से रहा है कि अगर जब भी जीवन में ऐसा हुआ, आई थिंक बहुत ज़्यादा आपने पूछ ही लिया सवाल, तो आई थिंक ये मैनिफेस्ट यहीं करके जाता हूँ कि एनरिके के साथ मैं करना चाहूँगा कोलैबोरेट। अच्छा भाई, क्योंकि आप म्यूज़िक फ्रेटर्निटी से हैं, बहुत सारे कॉन्सर्ट हो रहे हैं, रियल फ्रेंड्स को टिकट नहीं मिल पाती है जी हमारे भारत में ही, और वो गुहार लगाते हैं सोशल मीडिया से, हमें नहीं मिल रही है जी, पंजाबी आ गए हुए। और फिर उसके बाद देखा जाता है कि ब्लैक में टिकट्स हो रही है। लेकिन जब अखिल का होगा तो उम्मीद करते हैं कि ब्लैक में नहीं, हमें अखिल की जो टिकट्स है अवेलेबल होगी। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। जी, बिल्कुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है जी। बट उसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मुझे लगता है कि कुछ जो गलत तत्व के एलिमेंट्स हैं हमारी सोसाइटी में, वो उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो रही बात मेरी, आप मेरे को एज एन आर्टिस्ट जानते हैं, मैं थिंक आई जस्ट लिव ऑन लव। मेरा तो कनेक्शन ही सिर्फ प्यार का है। और
आपके यहाँ तो सबसे पहले पासिस में आप पहुंच जाएंगे, बट मैं तो इनफैक्ट कोई भी मैं इनफैक्ट जनवरी से इंडिया टूर करने वाला हूँ। वाह। जनवरी से मेरा 8 to 10 सिटीज इंडिया टूर है, वी सून अनाउंसिंग इट। तो जो भी फैंस है, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ आपके चैनल के थ्रू, जो फैंस टिकट नहीं भी ले पाएंगे, मैंने पहले भी ऐसा करा हुआ है जी। और मैं हर शहर में आई थिंक हम कुछ करेंगे, हम कुछ नंबर ऑफ टिकट्स रखे, वाह। जो मेरे फैंस हैं, रियल फैंस हैं, जो आना चाहते हैं, वहाँ तक टिकट पहुँचाई जाएगी। अच्छा भाई, कॉन्सर्ट्स, लाइव कॉन्सर्ट्स बीच में कुछ कम हो गए थे, लेकिन अब लगातार कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं जी। और लोगों की भीड़ भी जुट रही है। आपको लग रहा है कि ये जो क्रेज है लाइव सिंगिंग का, जब लाइव आप ऑडियंस के सामने होते हो, एक स्टूडियो में सिंगिंग है, एक लाइव है, किसको सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं आप? मैं देखिए, मैंने जीवन का अपने करियर की शुरुआत की थी स्टेज से, लाइव मैंने शुरू किया था और मैं बहुत ज़्यादा मैंने पॉपुलैरिटी पाई, लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे। फिर मैं बॉलीवुड में गया, फिर मैंने प्लेबैक शुरू किया, कंपोजिंग करनी शुरू की, लिखना शुरू किया। दोनों की अलग फील है। आप स्टेज पे शेर की तरह दहाड़ते हो, मैं एनर्जी वो रखता हूँ, बट मैं एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेज पे रखता हूँ कि वो कनेक्ट जो ऑडियंस का होता है। आई थिंक मेरा सपना भी है दैट माई लास्ट ब्रेथ शुड बी ऑन स्टेज। दैट्स ऑलवेज, मैं जब मैंने म्यूजिक करियर शुरू किया था, मैं तब से ही बोलता रहा हूँ कि मुझे लगता है मेरी आखिरी सांस स्टेज पे होनी चाहिए। और फील जितना आप दे सकते हैं वो आप प्लेबैक में ही दे सकते हो। तो आपके जो गानों में, आपके गानों के जरिए ही लोग आपके पास आते हैं आपके कॉन्सर्ट में। तो आई थिंक दोनों का, वो एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता। बट अगर आप मुझसे पूछे, और कोई भी आर्टिस्ट, आई थिंक स्टेज जो एंजॉय करता है, वो जो ऑडियंस के जो एडुलेशन और जो प्यार मोहब्बत सामने से मिलती है, वो एक जादूगरी का ही माहौल होता है। जब आप उनको कैप्चर कर लें, आप हाथ बंद करें तो वो खामोश हो जाएं और हाथ खोलें तो वो तालियां बजाएं, वो हर कोई आर्टिस्ट नहीं कर पाता, बहुत कम में होता है। ये जगजीत सिंह साहब में बहुत था, जादूगर थे वो। मुझे लगता है थोड़ा बहुत मैंने उनसे कुछ ना कुछ ये भी पाया, और ईश्वर की ब्लेसिंग रही है कि मैंने ये फील करा है कि मेरे ऑडियंस के साथ मेरा कनेक्ट ऐसा होता है कि मैं उनके इमोशंस के साथ प्ले कर सकता हूँ। मैं उनके इमोशन के साथ, अगर मेरे को पता है कि जो मेरे शो पर आया है उसको दुनियादारी भूल सकता है, उसको भूल जानी चाहिए। और ऐसा ही होता है, कई लोग होते हैं जो रोते हैं मेरे शोज पे, कई लोग होते हैं एंजॉय करते हैं, वाइब करते हैं, तो वो अपनी दुनिया से हटकर, और वो मेरा कनेक्ट है। तो आई थिंक ये मैंने गुण शायद कहीं ना कहीं जगजीत सिंह साहब से लिया है, सीखा है और मैनिफेस्ट भी किया था मैंने। अच्छा, मुंबई में जब दिल्ली वाला प्यार मिलता है, दोस्तों का प्यार मिलता है, उसका प्यार मिलता है जो आपका क्लासमेट है, हुमा कुरैशी की मैं बात कर रहा हूँ। तेरे बिन पे उन्होंने सुना और उनको सुनाया, और कैसा तेरे बिन की बात अभी मेरी उम्र से बात नहीं हुई अभी। इनफैक्ट तेरे बिन अभी 3 दिन हुए रिलीज हुए, और मैं तब से इंटरव्यूज और प्रमोशंस में लगा हूँ, तो मुझे अभी एक्चुअली बात नहीं हुई, बट आई एम श्योर सुना होगा। नहीं तो अभी जैसे आज भी अभी मेरे शोज भी सीजन टाइम है, तो दिन में प्रमोशंस होती है, रात को शोज होते हैं और ट्रैवल होता है। तो आई थिंक जब बात होगी तो मैं पूछूंगा, बट आई एम श्योर उसने सुना होगा। और साबरमती भी इनफैक्ट उसने सुन लिया होगा गाना, विच आई एम वेरी 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 एक्साइटेड फॉर। दोनों गाने मेरे एक साथ ही आए, तेरे बिन के नेक्स्ट डे साबरमती का गाना है। अच्छा, साबरमती रिलीज हो चुकी है आज ही और, release हुई है। और उसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं। मैं चाहूंगा कि जो गाना हाल ही में आपने उसके लिए गाया, वो भी अगर ऑडियंस तक मैं 2 लाइन्स गा देता हूँ। ये बहुत स्पेशल गाना है मेरा, आई एम श्योर मैं दिल से कह रहा हूँ, जो लोग, ये फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत स्पेशल पिक्चर है और बहुत लोग पसंद करेंगे। और मुझे इतना पता है इस फिल्म के अंदर एक ही गाना है जी, वो है तेरे मेरे दरमियान। बिल्कुल। और मुझे इतना पता है जो लोग थिएटर के अंदर जाएंगे वो इस गाने को अपने साथ लेके आएंगे, ये मेरा वादा है। इस गाने, ये गाना ऐसा भाई लाइव इस गाने को आपको सुना रहे हैं हमारे स्टूडियो में। रुक सी गई है जिंदगी
आपने मूवी देखी है? अभी अभी आपके साथ बैठा हूँ मैं, अभी तो मैं नहीं, सुबह स्क्रीनिंग होती है स्पेशल। हाँ, कल रात को स्क्रीनिंग थी। जी। पर मेरा शो था, मैं शो पर ही मैं नहीं जा पाया, तो मैंने आज इनफैक्ट वो बहुत फोमो हुआ, बहुत मिस आउट किया मैंने, क्योंकि एकता ने भी इनवाइट करा, पूरे प्रोडक्शन टीम ने, अमूल अंशुल जिन्होंने जो साथ में प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहुत अमेजिंग लोग, उन्होंने बहुत बोला, उन्होंने ये भी कोशिश की, मैंने बोला अगर दिन में होता, क्योंकि रात को मेरा शो था, 10:30 की उनकी स्क्रीनिंग थी, तो मैंने मिस करा, बट आई थिंक मैं दिल्ली में एक स्टाइल में देखने वाला हूँ ये फिल्म। आई हैव अ फीलिंग मैं शायद नेक्स्ट वीक, अभी मेरे 2-3 दिन शोज हैं, आई थिंक नेक्स्ट वीक मैं देखूंगा ये फिल्म, और शायद मैं पूरा थिएटर बुक करके पूरी फैमिली, अपने क्लोज दोस्त और सबको लेके वो फिल्म दिखाना चाहूँ। वाह भाई, ऑस्कर्स तक हमारी फिल्म पहुंच रही है जी। क्या वजह मानते हैं क्यों हमारे जो गाने हैं, क्योंकि हमारे गानों में वो सब कुछ है, लेकिन एक वो कौन सी कमी है जो ग्रैमी तक नहीं पहुंच पाते हैं? ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं ज़्यादा इन चीज़ को वैल्यू नहीं देता कि हमारे जितना बड़ा हमारा देश है, जो चीज़ यहाँ के पॉपुलर होती है ना, वो पूरी दुनिया में कहीं पॉपुलर नहीं होती। इनफैक्ट बाहर वालों को भी इंडिया ही वो यूज़ एज अ मार्केट करते हैं कि जहाँ से यहाँ से पॉपुलर हो जाता है, चाहे वो उनके हॉलीवुड के प्रोडक्ट्स हो या फिल्म्स हो या म्यूजिक हो या कुछ भी हो, अदर देन फिल्म्स एंड म्यूजिक ऑल्सो। मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ, तो मेरी ऐसी सोच भी नहीं है। मैं चाहूँगा अगर उस कैटेगरी में हो, सब हो, तो मैं चाहूँगा कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ कि मुकाम वो भी हासिल करूँ। पर मेरे जैसे आर्टिस्ट से पूछे, मेरी ख्वाहिश है कि मैं हिंदुस्तान में तमाम अवार्ड्स नहीं, मेरे लिए प्यार, रिवॉर्ड्स ज़्यादा मैटर करते हैं, मेरे लिए लोगों का प्यार और कनेक्शन बहुत मैटर करता है। हमसफ़र जब मैंने गाया था, हमसफ़र जब रिलीज़ हुआ था, इस देश में कोई ऐसा अवार्ड नहीं है जो मुझे नहीं मिला था। एज अ सिंगर, एज अ म्यूजिक कंपोजर, एज अ लिरिसिस्ट, मेरा बॉलीवुड डेब्यू था वो, मुझे सारे देश विदेश के अवार्ड्स मिले थे। मुझे 13 बन जाऊंगा पे सारे अवार्ड्स मिले। तो ऐसा मेरे को अवार्ड्स की वो भूख भी नहीं रह गई है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अभी भी इतना बड़ा देश है कि लोगों तक पहुंच जाए अगर हम ना किसी तरह, बस वही रहता है और वही सबसे बड़ा अवार्ड है। तो ग्रैमी हो गया, ऑस्कर हो गया, मुझे लगता है कि ये सब हमने एक बनाई, हमारे दिमाग में एक एक स्टैंड वो बना रखा है, बट उनको आना चाहिए इंडिया में अवार्ड्स के लिए, मुझे ऐसा फील होता है। अच्छा, क्योंकि कुछ गाने आप पुराने गाने उठा के देखिए, हर गाना कोई फीलिंग देता है जी, लेकिन अभी कुछ गाने हैं जो बन रहे हैं, अच्छे भी बन रहे हैं और वो आपको टच भी, फील भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ गाने आ रहे हैं जा रहे हैं, पता नहीं लग रहा। तो आप मानते हैं कि फिल्म की स्क्रिप्टिंग की तरह गानों की लिखाई में भी कहीं ना कहीं कमजोरी हमें दिखाई पड़ रही है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ 2 चीज़ें। एक तो इस समय जो म्यूजिक इंडस्ट्री जिस लेवल पर पहुंच चुकी है ना, वो हिस्ट्री में आज तक नहीं पहुंची थी। जिस समय हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, इतने टैलेंट हमारे देश में, इतना टैलेंट है। अब कुछ लोग अपने आप को इंस्टाग्राम सिंगर्स बोल चुके हैं, नाम आ चुके हैं कि इंस्टाग्राम सिंगर्स हैं वो, ये दैट्स हाउ पीपल प्रोनाउंस देम, उनको बुलाते हैं ऐसे कि इंस्टाग्राम सिंगर्स। प्लेटफॉर्म्स इतने खुल चुके हैं, अपॉर्चुनिटीज इतनी खुल चुकी है, लोग, जनरेशन इतनी बदल चुकी है, हर कोई लिख रहा है और अच्छी बात है जी। पर मुझे लगता है कि हर कोई जल्दबाजी ना, लोग वायरल होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए चीज़ें ऐसी कर लेते हैं। लोगों को मैं कोई होता नहीं किसी को हिदायत देने वाला, एडवाइस देने वाला। मैं खुद अभी एक छोटा सा अभी मैं गुजर रहा हूँ उस जर्नी पे, अपनी चल रहा हूँ, बट फिर भी मैं अगर किसी को इंस्पायर कर पाऊँ अपनी बातों से, या किसी कुछ एक जो मैंने सीखा अपनी लाइफ में, आप पॉपुलर होने के लिए, आप वायरल होने के लिए जब कोई काम करते हैं ना, तो आपको सुर में भी गाने की जरूरत नहीं है, आप बेसुरा गाइए और आप पॉपुलर हो जाएंगे। आपने देखा होगा, मैं नाम क्या ही लूँ, मैं नाम ले भी लेता यहाँ पर, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, बट कोई भी लोगों को कुछ भी, कितने हमने देखे हैं पॉपुलर, तो आप डिंचैक पूजा भी हो चुकी थी जी। तो वो बात तो कोई वो गाती थोड़ी ना है। तो वही बात है कि पॉपुलर, और लोगों को आजकल शॉर्ट सक्सेस चाहिए, लोगों को वायरल होना है, लोगों को ट्रेंड पे रहना है, लोगों को वैलिडेशन चाहिए दूसरों से, जो कि मुझे लगता है गलत है। म्यूजिक सबसे पहले आपसे त्याग मांगता है, म्यूजिक सैक्रिफाइस मांगता है, उसके बाद आपको देना शुरू करता है। म्यूजिक एक डिसिप्लिन है, म्यूजिक एक शिद्दत है। तो अगर आप उस चीज को मान लें, उस अपने आप को जाने के, अगर आप म्यूजिक करना चाहते हैं तो आप तैयार रहिए सालों सालों के संघर्ष के लिए। लकी होंगे तो आपको एकदम से सब कुछ ही मिल जाएगा, बट फिर उसको कैरी करने में भी फिर वो टाइम होता है। मैं 14 साल हो चुके हैं, मैं कर रहा हूँ, मैंने जीवन में मैंने जो करा, कम करे पर जो करे अच्छा नाम कमाए उन गानों से, उनसे अपना एक, और कोशिश रही कि मैं एक अच्छा इंसान भी रहूं, ताकि मैं लोगों को बिल्कुल इंस्पायर कर पाऊँ, नॉट जस्ट विद माई टैलेंट, फ्रॉम माई बीइंग ऑल्सो। तो मैं पॉपुलर नहीं होना चाहता, इसलिए मैं सिर्फ उनको यही बोलना चाहूँगा कि अगर पॉपुलर होने के लिए करते हैं, और इसीलिए ही वो कमी रह गई, क्योंकि लोग आजकल कुछ भी कर रहे हैं, डिमांड भी ऐसी हो रही है, और लोग एक्चुअली कुछ गाने ऐसे एक्सेप्ट भी हो गए हैं, तरीका बदल चुका है, तो लोग अपना अपना ट्राई कर रहे हैं। बट आई वुड से कि आते जाएंगे जाते हैं, बहुत सारे गाने आएंगे, क्योंकि टैलेंट इतना बढ़ चुका है, डिमांड इतनी बढ़ चुकी है, म्यूजिक इंडस्ट्री इतने बूम पर है इस समय। तो पर टिकने वाले वही टिकेंगे जो जिन्होंने मेहनत की होगी।
आखिरी 2 सवाल अखिल भाई, आपको लगता है आप 2.5 मिनट का 3 मिनट का गाना बनाते हैं जी और रील्स आती है उसकी और वो 30 सेकंड में सिमट जाता है जी। गाना, कई बार उस गाने को फायदा भी मिलता है लेकिन जी। कई बार वो पूरा गाना भी हैम्पर हो जाता है रील्स पर। बिल्कुल। तो आप मानते हैं कि जो पूरा गाना है रील्स में हैम्पर भी होता है लेकिन कई बार फायदा भी आप मिलता है? कुछ देखिए, आप कुछ कर नहीं सकते, आप है उस जमाने में जहाँ पर ये हो रहा है। इट्स अ रिक्वायर्ड थिंग, इंपॉर्टेंट चीज़ है म्यूजिशियन के लिए। मुझे तो सोशल मीडिया पे रहना भी पसंद नहीं है, मैं बहुत कम प्रेफर करता हूँ, बट अब जो करना है तो वो करना है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा, बट वहाँ पर भी अपने आप को सच्चा रखने की कोशिश करूँ, क्योंकि वहाँ पर सब बहकावा है, सब फरेबी है, सब धोखा है, सब अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं। कुछ होंगे भी तो भी, बट अब मुझे लगता है कि आर्ट को आप जब आप ये गाने की बात करें इन पर्टिकुलर, गाने को आप गाने के लिए बनाए हमेशा। गाने को आप एक पार्ट चल जाए, एक पार्ट के लिए 25 सेकंड के लिए आप चल जाएं, मैं उस पर बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है कि देखो, अगर आप वहां से भी उठ के आएगा, अगर आप रील से भी उठ के आएगा, कोई रील से आप पूरा गाना सुनने आता है आपका, तो गाने में भी वो दम होना चाहिए ना। तो गाने में इसलिए पूरे गाने, आप गाने, वही बात है कि अगर जिसने मेहनत की है, संघर्ष, जिसने चीज़ को समझा है, वो लगाएगा गाना। तो मैं, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं पूरा गाना राइट फ्रॉम व्हेन द सॉन्ग स्टार्ट्स, जहाँ से फिर मेरा मुखड़ा स्टार्ट होगा, जो मेरी गायकी होगी, जो म्यूजिकलिटी होगी, और जब गाना खत्म होगा वहां तक वो गाने को बांध के रखना होता है, जो कि मुश्किल, क्योंकि आजकल लोगों की वो पेशेंस खत्म हो चुकी है। आजकल लोगों की पेशेंस भी रील की तरह 30 सेकंड की है। हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि हम ज्यादा सुनना ही नहीं चाहते, हमारा वो स्पेंड, हमारी मेमोरी भी ऐसी हो चुकी है अब, ऐसा और ये नहीं कि ये जनरलाइज, मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि हम लोग सोचते हैं कि बस नहीं यार, अब नेक्स्ट क्या, क्योंकि हमें वो रील की नेक्स्ट की इतनी आदत पड़ चुकी है। ये था ही नहीं ना पहले, आज से 5-7 साल पहले नहीं था, 7-8 साल पहले, अब आके तो अब वो इतना बड़ा चेंज आया है। उसकी वजह से देखो हैम्पर भी हो रहा है। तो प्रोज एंड कॉन्स बोथ हैं। जो इसको समझ जाए, जो शिद्दत से गाना बनाए, मैं उनमें से हूँ जो मैं गाने के लिए गाना बनाऊंगा। मैं कभी रील पे क्या चलेगा वो पार्ट पहले नहीं बनाऊंगा जी। तो मैं उस चीज़ तो दोनों में मानता हूँ, बट मेरे लिए वो वर्क नहीं करती चीज़। अच्छा भाई, नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन कौन से, क्योंकि तेरे बिन आ चुका है जी, और आपके बिन आपके फैंस रह नहीं सकते, तो कौन से नेक्स्ट प्रोजेक्ट से वर्क हो रहा है? मेरा भी दिसंबर में मेरा, अभी मैं शूट करके आया हूँ 3-4 दिन पहले मनाली, मेरा टी सीरीज के साथ नया नेक्स्ट एक बहुत बड़ा गाना, वी जस्ट साइंड अ डील विद टी सीरीज। तो टी सीरीज के साथ मेरा नेक्स्ट बड़ा एक गाना है। उसके बाद पुलकित सम्राट और ईजा कैफ की फिल्म आ रही है, सुस्वागतम खुशामदीद, बिल्कुल, जिसका पोस्टर लॉन्च होने वाला है। जी, उसके अंदर 2 गाने मेरे हैं। वाओ। उसमें 2 गाने मैंने दिए हैं, मेरे ही लिखे हुए, कंपोज किए गाए हुए। तो वो भी बहुत बड़े गाने हैं, बहुत प्यारे गाने हैं। तो एक वो नेक्स्ट फिल्म है। विक्रांत की एक और आगे एक फिल्म आने वाली है, जो विक्रांत को भी नहीं पता होगा कि, आई थिंक मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, विक्रांत को भी नहीं पता कि मैं उसके लिए कौन कौन सी फिल्मों के लिए गाने दे चुका हूँ। तो विक्रांत की एक और अगले साल एक फिल्म, अगले साल आती है या अब वो कब आती है वो उनके ऊपर होता है। या बॉलीवुड में आपको पता है फिल्म साबरमती भी 6 महीने से ड्रैग हो रही है, 5 महीने से अब जाके आई है, जबकि 5 महीने पहले आनी थी। बिल्कुल, कई बार चेंज। तो वो कब आती है फिल्म ये नहीं पता, बट उसमें भी एक बहुत 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 ही बड़ा गाना, मैंने बहुत ही खूबसूरत गाना दिया विक्रांत की एक अनरिलीज फिल्म में, और आई एम सो श्योर विक्रांत को नहीं पता इस बारे में। भाई एक तेरा बन जाऊंगा, उसके बाद मेरे दिमाग में लाइन आ रही है और इसी लाइन से मैं इस इंटरव्यू को खत्म करूंगा। तेरा एक बन जाऊंगा भाई। तेरा बन जाऊंगा, चलिए जी। मेरी राहें तेरे तक हैं, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे, वो छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीरा लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। हो सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, कीते वादियां नूं बरानी होऊंगा, तुझे हर वारी अपना बनाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा सजना। मेरी राहें है तेरे तक हैं, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा 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 तेरा बन जाऊंगा। भाई
थैंक यू, आप हमारे फरमाइश पे आपने गाना गाया अपने you very फैंस के much, लिए, sir. और आप Thank हमें you so स्टूडियो much. में हमसे बात की, और जाते जाते मैं आपके लिए, क्योंकि आपने इतने खूबसूरत नगमे हमारे सामने गाए हैं, मैं भी 2 लाइन आपके लिए कहना चाहूँगा कि जब जब तेरी आवाज़ सुनता हूँ दिल को सुकून मिलता है, मेरे गमों का इलाज बड़ा सुरीला है, एंड कीप एंटरटेनिंग द वे, thank you. ऑलवेज यू Thank you, सिंग द Saurav वे, भाई. और ऐसे ही आप गाने नगमे लाते रहिए, एंटरटेन करते रहिए, और Thank you हमें so झूमने पर मजबूर करते रहिए। चलिए you फिलहाल so के लिए much. अभी इतना Thank ही, you आप बने everyone. रहिए Thank you. बाहर Thank 24 के साथ।